कल हमने बात की थी स्कैनिंग चार्ट मुतालाती जदवल पे कि आप जब कोई मजमून पढ़ रहे हो या कोई अखबार में कुछ भी पढ़ रहे हो या किताब में कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपने कुछ चीज़ें उठानी है और इस चार्ट में लिखनी है। ये चार्ट है, इसको कहते हैं मुतालाती जदवल या स्कैनिंग चार्ट। अब इसमें जो चीज़ें है, पहली चीज़ है अछूते अल्फाज। अछूते अल्फाज मीन्स नए अल्फाज जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े थे, और ऐसे अल्फाज जिनका माना तो आपको मालूम हो लेकिन पहली मरतबा आपने देखा हो, नए अल्फाज। दूसरी चीज़ है उम्दा तराकीब। तराकीब यानी कि 2-3 लफ्ज़ों का मिलकर एक जुमला बना हो, कोई अच्छे अंदाज में उस जुमले को उन्होंने प्रेजेंट किया, तो आप समझते हो कि ये जुमला मैं अपने मजमून में या कॉलम में लिखूंगा, तो वो भी आपने यहाँ लिखने हैं। मुतरादिफ और मुतकारिब। मुतरादिफ सिनोनिम और मुतकारिब जो कि करीबुल माना। मुतज़ाद और मुतकाबिल। मुतज़ाद उलट सही, और मुतकाबिल जो आमने सामने हो सही। साबके और लाहिके कि जिसके शुरू में वर्ड लगा के नया वर्ड बनाया जाए, जिसके आखिर में वर्ड लगा के नया वर्ड बनाया जाए। जैसे दौलत से दौलतमंद, नसीब से बानसीब या बेनसीब, ठीक है। और तलमीहात कहते हैं कि कोई 1-2 वर्ड में पूरे वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। जैसे आतिश नमरूद। आतिश नमरूद से अभी क्या पूरा जो नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है वो हमें इसकी तरफ इशारा मिल गया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम का की तरफ वाक़े की तरफ इशारा हो। ज़रबुल अमसाल और मुहावरात। ज़रबुल अमसाल और मुहावरात ये तो आपको पता है, जैसे नसीमा को कढ़ाई नहीं आती और कहती मशीन ख़राब, हाँ कहते नाश न जाने आंगन टेढ़ा। तशबीहात और इस्तिआरात। तशबीहात और इस्तिआरात एक इसमें एक मेरा बेटा चांद जैसा है, तशबीह दी थी चांद के साथ कि चांद जैसा है, और बात कहते कि मेरा बेटा चांद है, चांद बिल्कुल उसको चांद बना दे। तो इस तरह के जुमले, शेर जैसा बहादुर लेकिन वो शेर है, शेर, इस तरह। मिसरे और अशार। कोई अशार आपको मिले तो अच्छे अशार वो लिख लिया, कोई मिसरा आपको मिले वो। तहकीक तलब अल्फाज। कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपने देखा नया भी है और उसके मानी आपको नहीं आ रहे, उसको या लिखिए और आगे उसके मानी का खाना दिया है तो वो खाना उसमें वो लिखते, ठीक है। और ख्याल अंगेज जुमले। ख्याल अंगेज जुमले उसे कहते हैं कि जो किसी दूसरे मजमून या कालम का आपके लिए एक दूसरा उन्वान बन सकता हो या दूसरा आइडिया, कुछ भी ख्याल आपके जहन में आ रहा है तो वो आपने जुमले वहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको फिर फुट स्टेट इसका मिल जाएगा इंशाल्लाह। वसीम भाई ले आएंगे, आप लोग पैसे दे दो तो इंशाल्लाह फिर ये नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब कल हमने बात की थी कि मवाद कहाँ से हम हासिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि मवाद को हासिल कैसे करेंगे, उसके मुख्तलिफ ज़राए हमने पढ़े थे, मुताला, मुशाहदा, मुकालमा, मुसामा, इंटरनेट, तजरबात वगैरह। आज हम पढ़ेंगे कि मवाद को फिर महफूज कैसे करेंगे। मवाद महफूज करने के ज़राए, यानी मवाद आपके पास आ जाए लेकिन अगर आप उसको महफूज ना करें तो वो सारा ज़ाया हो जाएगा ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम नंबर किसी से मांगते हो, नंबर देते हैं तो हम अखबार के उस टुकड़े पे लिख देते हैं या उसके ऊपर कि अच्छे ये नंबर है। फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है पूरे लाइब्रेरी हम ढूंढ लेते हैं, पूरा दराज खोल लेते हैं, पूरी अलमारी खोल देते हैं, लेकिन वही अखबार नहीं मिलता जिस पे नंबर लिखा हो। तो अभी महफूज कैसे करना है उसके लिए है कि एक तो आप अपने साथ छोटी सी डायरी रखें, सही है, छोटी डायरी जिसको जीके बुक बोलते हैं, गेट कीपर बुक, सही, छोटी सी डायरी। अगर छोटी डायरी आप नहीं रखते तो कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ पेजेस और एक पेन या पेंसिल आपके जेब में हर वक्त होना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको कभी भी किसी वक्त कोई आइडिया आ सकता है। गेट कीपर बुक, हाँ जीके बुक इसको बोलते हैं। इसमें आप किसी से वादा कर ले तो आप उसमें लिख सकते हैं, कोई नंबर उसमें लिख सकते हैं, कोई शेर आपके रक्शे में जा रहे सामने देखकर बहुत अच्छा शेर लिखा हुआ है वो नोट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। और वहीदुद्दीन खान साहब ने एक अजीब इस्तिनास किया है इससे। एक वाक़या है सुराका बिन मालिक का, सीरत में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ वसीम में पढ़ा है आपने? क्या हुआ है उसमें? वो जो वाक़या था कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, हिजरत कर रहे थे तो सुराका बिन मालिक उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि हुजूर पे उन्होंने कुफार ने इनाम रखा था कि 100 ऊंट मिलेंगे जो इसको वापस लाएगा। सुराका बिन मालिक जब हुजूर के करीब जाने वाले थे तो उनका घोड़े के पाँव दंसना शुरू हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आप अमन दे दे, मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपके पीछे नहीं आऊँगा। फिर वो वापस बाहर निकल गए। फिर उन्होंने कहा मेरे लिए लिख कर दे दे। तो हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि इसको लिख कर दे दो। फिर वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने या हड्डी के टुकड़े पे या किसी भी चीज़ पे लिख कर उसको दे दिया। यहाँ से उन्होंने कहा है कि देखो लिखने की चीज़ थी ना, तभी उन्होंने लिख कर दे दी। तो मतलब अपने साथ एक चीज़ रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसका एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ा है, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी मशहूर कैसे हो गई, आपके जो कॉलम्स होते हैं वो बिल्कुल अनोखे होते हैं, नए नए मौज़ूआत पे आप लिखती हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास जो ये उन्वानात है उड़ती हुई तितलियों की तरह है, ये जब भी मेरे जहन में कोई भी आइडिया आ जाए, उन्वान आ जाए, मैं फ़ौरन नोट कर लेती हूँ, बाद में फिर उस पर काम करता हूँ। अक्सर हमारे साथ एक नमाज में बहुत ज़्यादा हमें आइडियाज़ आते हैं, शैतान लाता है, और एक जब हम इजी फील हो रहे होते हैं वॉशरूम में, उस वक्त बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ये दो जगह बहुत सारे आइडियाज़ आने के तो उसका तरीका ये फ़ौरन नमाज से फारिग होने के बाद डायरी निकाल के उसको नोट कर। थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो अपने सराहने के साथ एक कलम और कोई वर्क रखते थे, एनी टाइम कोई भी मसला ज़हन में आ सकता। उनके बारे में आता है कि मुफ्ती शफी साहब के साथ गालिबन वो जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने जेब से एक पर्ची निकाली, उस पर कुछ लिखा, फिर वापस जेब में डाल दी। फिर शफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आप मैंने क्या किया पता है? उन्होंने कहा हज़रत मालूम नहीं। कहा कि एक मसला मेरे दिमाग में बार बार आके तंग कर रहा था कि इसका क्या जवाब होगा, इस पर रिसर्च करनी, तहकीक करनी। तो मैंने वो मसला कागज़ पे उतार दिया, वो बोझ मैंने कागज़ में डाल दिया, अब इस पे हम बाद में सोचेंगे, अभी मेरे जिक्र का वक्त है, इस वक्त मैंने जिक्र कर दिया। तो एक वक्त इंसान के ज़हन में यार कल मैंने ये करना है, ये करना है, अच्छा यार कल मैंने उसको फ़ोन करना है, कल मैं बस उसको उतार के लिख दो। लिख दोगे तो काम हो भी जाएगा, नहीं लिखोगे तो मेरी तरह वो काम आप भूल जाओगे, हफ्ते हफ्तों से भूलोगे। जब लिखोगे अच्छा यार ठीक है, अच्छा आपके पास छोटी डायरी नहीं है तो मोबाइल यूज़ करना। पहले मैं यूज़ करता था, मैं कभी कोई चीज़ नहीं भूलता था, डायरी होती थी। ये मोबाइल बदबख्त आ गया ना, अब इसमें मैं क्या करता हूँ वो लिख लेता हूँ। यूट्यूब में क्या नाम है, व्हाट्सएप पे पहले तो अपना मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, आजकल तो व्हाट्सएप ने एक और फीचर दे दिया, अपने आप को भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को मैसेज कर लेता हूँ, लेकिन वो फिर अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन डायरी जब तक थी तो क्योंकि वो उसमें राइटिंग आ जाती थी ना, दिमाग यूज़ हो जाता है। अच्छा, एक तो क्या रखने अपने साथ, छोटी सी डायरी। कौन से थे? छोटी डायरी। तो आपके पास एक क्या होनी चाहिए, छोटी डायरी। ये मवाद महफूज करने का पहला जरिया है। एक छोटी सी डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप लोग कुछ भी लिखें जो जहन में आपके आइडिया है। दूसरा जो मवाद महफूज करने का जरिया है वो है बड़ी डायरी। अच्छा, डायरी लाजमी नहीं है कि अभी आप खर्चा करो 2-3 हज़ार की डायरी ले लो, आप कोई एक नोटबुक भी ले लो, वो भी काफ़ी है इसके लिए। तो वो आप लेके उसमें आपके रोज़ाना बेशुमार वाक़यात आपके सामने आते हैं। वो रात को जब आप लिखेंगे तो उससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और आपके राइटिंग में रवानी आ जाएगी, ठीक। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके कोई ख्याल और कोई वाक़या ज़ाया नहीं होगा। और एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप कई 5, 10, 20 साल बाद वो डायरी उठाएंगे तो बहुत अजीब कैफियत आपको मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कभी कभी मैं अपनी डायरीज उठाता हूँ तो बहुत यार अच्छा, ये उस वो पूरा मंजर सामने घूम जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ़ायदा होगा। और दूसरा ये होगा कि आपके पास हवाला होगा कि यार फलाना वक्त में ये वाक़या हुआ था, ठीक है। मसलन 9/11 का वाक़या हुआ था, अगर आप उस वक्त डायरी लिखते तो उस वक्त क्या हालात थे तो आपके जहन में आएंगे। जो इंसान खुद देखता है, खुद उस वक्त से गुजरता है, तो हवाला ज़्यादा मजबूत होता है, छः जाए कि सुनी सुनाई बातों में।
और उसके ज़रिए आपका बहुत अच्छा क्या उसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मुहासबा हो सकता है। रात को जब आप बैठ के लिखेंगे कि आज मैंने कितना वक्त ज़ाया किया और कितना वक्त किस काम में लगाया, तो इसका भी फ़ायदा होगा। और इसमें आप ये करें कि देखो अल्लाह पाक ने 1440 मिनट रोज़ाना हर एक इंसान को देते हैं, तो अब उसको कहाँ यूज़ करना है कहाँ यूज़ नहीं करना है उसके इख्तियार में। अब अगर आप सही यूज़ करोगे उसको, जब आप लिखेंगे तो आपको एहसास होगा यार मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ। जब रोज़ाना आप मुहासबा करेंगे फिर एहसास होगा, नहीं तो एहसास नहीं होगा। और बहुत सारी किताबें ऐसी वजूद में आई है कि जो मुताला करते करते उलमा ने वो नोट किए, वाक़यात वहाँ से निकाल के नोट किए, बाद में वो पूरी पूरी बुक बन गई। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है तराशे, वो इसी तरह वाक़यात के मजमू है जो मुताले के दौरान आई है। एक किताब है गुलहाए रंग रंग, एक किताब है दास्तान कहते कहते, और एक किताब है कशकोल मजहरी, एक किताब है कशकोल, एक किताब है किताबों की लाइब्रेरी में। ये सारे वो किताबें जो कैसे वजूद में आई है, मुताला करते करते जो चीज़ें उनको अच्छी लगी वो उन्होंने उठा के उस डायरी में नोट कर ली, फिर वो डायरी बाद में पब्लिश हो गई कि उतनी कीमती चीज़ें थी। सही, तो इससे क्या एहसास हुआ कि मुताला भी करना चाहिए। ठीक है, तो मुताला करेंगे तो अगर आप खुद से किताब नहीं लिख सकते तो कम से कम लोगों का जो आपने इंतखाब किया वो भी इस काबिल होता है कि उसको शाया किया जाए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कटिंग फाइल। कटिंग फाइल कहते हैं कि आप जब कोई मजमून पढ़ रहे हो या अखबार में कोई फीचर पढ़ रहे हो या कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आपको कोई अच्छी बात लगे, कोई अच्छा मजमून लगे, तो उसको आप क्या करें, काट लें। काट के आप उसको फाइल में रख दें या उसके लिए एक कॉपी ले लें, उसमें आप लगा दें। देखो ये मेरे कटिंग फाइल्स है, अभी आपको इसमें देखो कॉलम्स नजर आएंगे, आ रहे हैं नजर, दुनिया जहां की इसमें आपको। ये किसने पेश किए? आपने खुद ये किसी से करवाई? आप खुद किए। जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं उसके लिए हमारे लिए 1440 मिनट तो कम है नहीं पर डे। पर डे कोई नहीं है, आपके सामने मैं मौजूद हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी इंसान हैं, आप भी माशाल्लाह 2 आंखें 2 कान हैं आपके साथ, और बल्कि आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं। मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए ये उस ज़माने की। अच्छा, इसके लिए लाजमी नहीं कि आप कोई नई कॉपी खरीदें, आप कोई पुरानी कॉपी भी लेकर उस पर आप कर सकते हैं, खर्चा नहीं कराऊंगा आपका, टेंशन नहीं ले आप लोग। ये कटिंग फाइल इस तरह भी बना सकते हैं आप। ठीक है, फाइल है, हर एक मजमून का आपने लिखा है, देखो टाइम मैनेजमेंट है, तकाबुल अदियान है, तारीख है, ख़वातीन, अब इसमें मेरे को पढ़ी हुई चीज़ें हैं, अब उसमें आप जाओगे बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई। स्कूल कॉलेजेस की गुज़िश्ता पढ़ी हुई कॉपीज़ पे ये पेस्टिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, नई कॉपी भी खरीद सकते हैं। नई कॉपी अगर आप खरीदेंगे तो उस पर आप फिर अपने साइड में नोट्स भी लिख सकते हैं, मतलब मजमून पढ़ लिया, साइड में आपके ज़हन में जो ख्याल आया आप वो भी लिख सकते हैं, उसका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आप फिर इससे कटिंग फाइल एक अपनी जाके गलती से बना लेना, सही इंशाल्लाह। तो ये हो गया। और क्वेश्चन जी, कोई जैसे कि अभी हम कोई बुक पढ़े ना, जी तो उससे तो फिर कट नहीं कर सकते कोई चीज़, तो उस टाइम क्या करें? हाँ, उसका हवाला दे देना, तो शुरू में मैंने कल बताया था जी, आउटलाइन शुरू भी उसका पेज नंबर। अगर आपकी अपनी किताब है। अक्सर लाइब्रेरी की किताबें होते हैं, उस पे लिखा नहीं जा सकता। लिखा नहीं जा सकता तो ये बड़ी डायरी किस लिए, बड़ी डायरी ले जाए ना, उसमें वहाँ नोट करें, लिख ले, तो सारे हल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। काट नहीं सकते तो उसमें नोट कर ले, अपनी किताब है तो शुरू में नोट कर ले, सिर्फ सफ़ा नंबर, लाइब्रेरी किताब है तो डायरी में नोट कर ले, और काट सकते हैं तो बस कटिंग फाइल में डाल दे। और एक चीज़ है कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी आप बहुत ज़्यादा मवाद अपना महफूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, ड्रॉप बॉक्स है, सुने जी, गूगल ड्राइव है, क्लाउड, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें, यूएसबी आजकल आ गई है, सीडीज में आप राइट कर सकते हैं चीज़ों को, यूएसबी और टेप 1000 GB का मिलता है,
वो आप लेके उसमें अपनी सारी चीज़ें डाले डाले डाले, भरेगा ही नहीं बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक है वो भरा हुआ है, अभी दूसरे लेने के इरादे, दुआ करें कि आ जाए। तो ये सारे क्या है, मवाद महफूज करने के ज़राए। अगर आप खुद सोचे इतना मवाद हो आपके पास, कटिंग फाइल हो, छोटी डायरी, बड़ी डायरी, 1000 GB भरी हुई हो, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव भरे हुए हो, तो कोई मजमून निगारी कहानी लिखना मुश्किल है क्या? आप हैरान होंगे किस चीज़ पे लिखूं मैं, इतनी आपके पास मौज़ूआत होंगी, इतना कंटेंट होगा, कंटेंट राइटिंग के आप बादशाह बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें है ही नहीं, मवाद है ही नहीं, और आप अपना प्रोफाइल में लिखे कंटेंट राइटर, और वो आपको ऑर्डर आ जाए फलाना, आप परेशान हो गया, लिखो तो क्या लिखो, कहाँ से लिखो? तो पहले अपने आप को लेस करें, हथियार से लेस करें। सिपाही जब जाता है लड़ने तो हथियार के साथ जाता है, ऐसा नहीं वहाँ जाके वो हैरान परेशान अभी क्या करो, तो वो एक गोली खा के मर जाएगा। अपने आप को लेस करें, फिर मार्केट में बहुत काम मिलेगा, ऑनलाइन बहुत सारा काम है। और क्या नाम, अपने आप का अखबार में आप लिखना शुरू कर दे, छोटे अखबारों से करते करते बड़े अखबार पर अच्छा पे करते हैं। जावेद चौधरी को एक कॉलम के 1 लाख उस वक्त मिल रहे थे। शाहजेब खानजादा की क्या तनख्वाह है आपके जहन में? 45 लाख तनख्वाह है, 45 लाख। 10 लाख स्टार्टिंग तनख्वाह इन एंकर्स की, 10 लाख से स्टार्ट होती है। समझ में आ गई बात? वो क्या है, सिर्फ बोलना है और तहकीक रिसर्च करते हैं ना, उनके प्रोग्राम भी वो कितने मुदल्लल मुनज़्ज़म अंदाज में होते हैं। तो ये इस तरह की है। लेकिन ये फील्ड हमारे यहाँ तो सबने CSS PCS करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और तो कुछ करना ही नहीं। वो समझते हैं बस यही है और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें अगर आप जाना चाहें तो ये 2 मरहले हो गए। पहला मरहला मवाद कहाँ से लेना है, दूसरा मरहला महफूज कैसे करना है। अब तीसरा मरहला हम आते हैं तहरीर की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा होते हैं। तीसरा मरहला क्या है, सिन्फ़े तहरीर का इंतखाब। सिन्फ़े तहरीर का इंतखाब यानी किस सिन्फ में आप लिखना चाहते हैं, कौन से शोबे में आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, एक है नज़म और एक है नसर। नज़म नसर, नज़र जिसमें शायरी आ जाती है, ठीक है। नसर में फिर वो आ जाती है, अफसानवी तहरीर आ जाती है, गैर अफसानवी आ जाती है, और ड्रामा आ जाता है। ठीक है, फिर इनकी मुख्तलिफ, इन 4 किस्मों के आगे जाके मुख्तलिफ सब, क्या इसको बोलते हैं, सब ग्रुप्स, नहीं किस्मों क्या, जेनर्स बोलते हैं, जेन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेंस जेन्स, जेंस जेनर्स, जेनर्स बोलते हैं। जेंडर जनरल ये कुछ इस तरह का अच्छा, मुंह टेढ़ा करो कुछ भी। GENRE जेनर्स क्या है, हाँ, सर मुझे भी समझ जेनर्स, GENERS, इसी तरह जेनर्स कुछ भी एक किस्म है, जेनरास इसमें अकसाम, हाँ जेनरास, ठीक है। टाइप्स, जेनरास, मैंने कहा शायद नया वर्ड आपको पता चल जाए कि वो भी कोई वर्ड है, सही। तो जेनरास है, जेनर्स है, जो भी है, तो उसमें ये 4 फिर आगे मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अफसानी, फिर रोमानी, रोमांस जिसमें हो, गैर रोमानी, तारीख़ी, सवानी हयात, उसमें तंज़ व मज़ाह, मज़मून निगारी, सरगजस्त, और क्या बोलते हैं, आप भी थी, सबक आमोज़ कहानियाँ मुख्तलिफ, उसमें हम आगे चल के थोड़ी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इंशाल्लाह। सर ये दूसरा क्या है, नज़म के साथ नसर, नसर साफ, ये जो तहरीर होती है ना, जो जिसमें अशआर ना हो, वो नसर है, ठीक है। वो जैसे कोई भी किताब वो नसर में ही होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कभी कभी कोई आपको तो आ जाता है, कोई अशार, कोई इस तरह हवाला तो आ जाता है। नहीं, वो तो देखो उसका वो तो गालिब कुछ भी आ पहलू जाएगा। हम देखने, गालिब पहलू, गालिब पहलू की, उसमें गालिब क्या है, गालिब मतलब ज्यादा क्या है, ठीक है। अब दूध में भी पानी तो आ जाता है, लेकिन हम उसको फिर भी दूध कहते हैं, क्योंकि गालिब दूध होता है उसमें, अल्लाह करे दूध हो, ठीक है। मैं पढ़ के सुना दूँ जिसको नजर, नजर, नसर,
नून सा रा। फिर नज़म की शायरी और नसर में अफसानवी, गैर अफसानवी और ड्रामा। आगे फिर इनकी मुख्तलिफ सब टाइप्स सब कैटेगरीज है, ठीक है। सवानी उम्री है, मजमून निगारी है, कालम निगारी, फलाना फलाना फलाना। तो ये 4 बड़ी किस्में तहरीर के। अब इनमें से आपने इंतखाब करना है कि आप लिखना किस पे चाहते हैं। आप शायरी लिखना चाहते हैं, आप अफसाना लिखना चाहते हैं, गैर अफसाना लिखना चाहते हैं, सवानी उम्री लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ड्रामा लिखना चाहते हैं। ये पहले इंतखाब करें। हम तो बस शुरू हो जाते हैं, बाद यार क्या लिख रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चलता। तो पहले इंतखाब करें कि किस चीज़ का कौन सी सिंफ है। सिंफ के बाद जो अगला मरहला आता है वो है मौजू का इंतखाब। मौजू का आपने इंतखाब करना है कि किस मौजू पे आपने लिखना है। ये 5वां मरहला हो गया। हाँ, ये चौथा मरहला। अच्छा, चौथा मरहला आपके पास ये है कि या दोनों को एक मरहला भी कर सकते हैं आप। मौजू का इंतखाब ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अर्थ मौजू न पढ़ने का होता है, ना कोई और किसी चीज़ को पढ़ता है। तो आपने मौजू सही मानों में सेलेक्ट करना है, क्योंकि मौजू पर ही आपने अपनी पूरी इमारत को रखना है। फिर उस इमारत की आपने तज़यीन और आराइश करनी है। अगर आपका मौजू ऐसा है जो बिल्कुल बेजान सा मौजू है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, तो कोई उसको पढ़ेगा भी नहीं, अखबार वाले भी उसको शाये नहीं करेंगे। ऐसा मौजू, अभी उस मौजू की कैसे इंतखाब करते हैं उनके चंद तरीके में बताता हूँ, लिख लिया। मौजू के इंतखाब के चंद तरीके। एक तरीका ये है मौजू के इंतखाब का कि अपने आप से सवाल करना। अपने आप से सवाल, ये सवाल आप करें कि आपके लिखने का मकसद क्या है। आप मालूमात फराहम करना चाहते हैं, आप तरगीब देना चाहते हैं, आप इस्लाह करना चाहते हैं, आप तफरीक मुहैया करना चाहते हैं। आप क्या ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ है कि आप समझते हैं कि यार ये बहुत मुतासिर कुन वाक़या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सवाल करें कि मैं जो मजमून लिखना चाहता हूँ क्या ये इतना दिलचस्प है कि मैं इसको टाइम दूँ, इस पर लिखूँ, ठीक है। आप ये सवाल करें कि क्या ये मजमून कोई जो पढ़ने वाला है वो शौक से पढ़ेगा। आप ये सवाल करें अगर यही मजमून जो मैं अभी लिखने वाला हूँ कोई और लिखता और मैं उसको बतौर कारी यानी कि पढ़ने वाला अगर मैं होता तो मैं उसको पढ़ना चाहता या नहीं। तो आपको फिर अंदाजा होगा कि इस मौजू को लिखना चाहिए या नहीं लिखना। मतलब आप ज़हन में लाए कि अगर ये अखबार में ये मौजू अगर लिखा हुआ होता तो मैं इसको पढ़ता, अगर किसी और ने लिखा। अगर आपके ज़हन में आया कि आप पढ़ लेते तो समझो वाकई वो वैल्यूएबल है। या आप ये सवाल करें कि आपकी उसमें खुद दिलचस्पी है या नहीं। बात सिर्फ कालम निगार बनने के लिए कि यार मेरा अखबार में कोई कालम कोई मजमून आ जाए, ईरान तुरान की चीज़ें लिख डालते और पैसे दे करके यार एक कालम शायर करो, मेरा कालम शायर हो जाए। फिर अपने वो देखो यार मेरा कालम आ गया, मेरा कालम आ गया। एक ही लिखते अव्वल और आखिर, बिस्मिल्लाह अव्वल और आखिर, फिर दोबारा दूसरा लिख सकते हैं ना कुछ, जो नाम के लिए, सिर्फ नाम आने के लिए। ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये भी सवाल कर सकते हैं कि अर्निंग कितनी होगी। हाँ, अर्निंग, अभी अर्निंग तो काफी बात का मरहला है, सही। अर्निंग का जो नए लिकारी है ना वो तो अर्निंग का सोच ही नहीं। जावेद चौधरी जो आज ले रहे ना 1 लाख कालम के, वो कहते हैं एक एक कालम 100 मरतबा लिख कर हमने पढ़े, एक टोकरी में डाले, सही। तो वो बहुत बात का काम है। ये जो जितने भी बड़े लोग हैं ना जो अर्न कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो ये हम गलतफहमी में क्या है, हम क्या करते हैं, ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग बर्फ का वो पहाड़ होता है जो आधे से ज्यादा समंदर के अंदर होता है, उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा में नजर आता है। हम उसको देखकर हम कहते हैं यार क्या मजे है यार, 1 लाख एक कालम के ले रहे, एक प्रोग्राम के 45 लाख ले रहे, ये वो है वो। अच्छा, उसके पीछे जो ख्वारी है, जो मेहनत है, वो नहीं रही। मैं एक जगह पढ़ा रहा था एक मदरसे में, तो मैं वहाँ गया, गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, गाड़ी में गया, गाड़ी मैंने रोकी, गाड़ी से उतरा तो मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे। यही मौसम था, धूप में बैठे हुए थे।
तो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं ना। मैं गया, मैं उसके साथ बैठ गया, मैं बैठती, मैंने कहा आप लोग क्या बातें कर रहे थे मेरे बारे में? उन्होंने कहा नहीं नहीं उस्ताद जी हम नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं आपने मेरी ग़ीबत की, अगर नहीं माफ़ किया मैं क़यामत में माफ़ नहीं करूँगा। और ये सही उनको मैंने बोलते नहीं हम अच्छी बात, मैंने कहा जो भी बात कर रहे थे बताओ कि क्या बात कर रहे थे बताओ। कहा कि बताया मैंने, आप बोलते आप नाराज़ नहीं? यार नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुद पूछ रहा हूँ। कहा कि हम कह रहे थे यार इसके भी बड़े मज़े हैं यार कि कॉलेज से भी तनख्वाह ले रहा है और मस्जिद से भी ले रहे हैं तनख्वाह, तकाफुल में भी काम कर रहा है और एकेडमी भी है इसकी, और क्या नाम है ये मदरसे भी आ रहा है, गाड़ी भी है इसके पास और फलाना फलाना। तो मुझे हंसी भी बहुत आई। फिर मैंने उसको कहा कि देखो ये आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। उस वक्त मैं बहुत सारे काम कर भी रहा था, अब तो नहीं कर रहा हूँ, और बाकी सारी जगहों से मैं तनख्वाह ले भी रहा था। मस्जिद से भी, अभी मस्जिद भी नहीं है, तकाफुल भी नहीं है, अब सिर्फ एक लेक्चरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो क्या बात मैं कर रहा था, अच्छा मैंने उनसे कहा कि मेरे ऊपर ऐसा वक्त भी आया है कि मेरे पास साइकिल थी, लेकिन साइकिल को साइकिल स्टैंड में खड़ा करने के लिए पैसे नहीं थे। सिरखी रोड पे मैं लकड़ी का काम सीखने के लिए जाता था, TTC सेंटर, यकीन करो मैं पैदल जाता था, साइकिल होने के बावजूद कि यार वहाँ साइकिल स्टैंड के पैसे 30 रुपया मांगेंगे, वो क्यों मैं जाया करूँ, वहाँ जाके फिर मैं वो काम सीखता था। तो वो वक्त भी मैंने कहा ये गुजरा है, ये वक्त ऐसा नहीं है कि मैं बस उठ गया तो मेरे पास गाड़ी भी आ गई, सब चीज़ें आ गई, ये वक्त गुजारा है हमने। तो मुफ्ती उस्मानी साहब का खुद लिखा है कि आज हम यार देखो गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और पूरी दुनिया देख ली, ये फलाना फलाना। उन्होंने लिखा है कि वो इजहार हक एक किताब है बाइबल से कुरान तक, कहा कि उस पे जब मैं तहकीक कर रहा था तो बसों से लटक लटक कर मैं लाइब्रेरी जाता था, बसों पे लटक लटक। अब देखो उन्होंने भी बसों से लटक लटक कर, ये मजमून निगारी मैंने कैसे सीखी है, दौरान तालिब इल्मी जुम्मे के दिन, छुट्टी वाले दिन, छुट्टी एक तो कोई कुर्बान नहीं करता और तालिब तो बिल्कुल कुर्बान नहीं करता, ठीक है। उसको आप बोलो यार ये बुश मुसलमान हो जाएगा, ये क्या नाम इसराइल का जो नेतन्याहू है, पता नहीं कौन है, ये मुसलमान हो जाएगा, आप जुम्मे को ऐसे करो कुर्बान करो यार, अल्लाह का करे, तालिब नहीं करे। उस जुम्मे में सख्त गर्मी में, कराची अगर आपके इतनी गर्मी होती है, आप उसमें हम बसों पे लटक के, और कैसे होते थे लटक, एक पाँव होता था और एक आधा पाँव बाहर, एक आधा पाँव ऊपर, इतना रश होता था। जुम्मे के दिन ऐसे भी रश होता। हम सुबह जाते थे, सुबह फजर के फौरन बाद 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ना होता, 12 बजे फिर वापस इसी तरह बसों पे लटक लटक के। कभी हम फिर पैसे जमा करके टैक्सी में बैठ कर आते थे, वो बहुत अयाशी होती थी, हम यार टैक्सी में आए, और टैक्सी में कितने अफराद, 7 अफराद 8 अफराद, घुसा घुसा के हम यकीन नहीं, जब बाहर निकलते थे ना पूरा ये मतलब यूँ लगता है जैसे कि किसी ने बाल्टी पानी डाला है, इतना पसीना होता है। हम आ रहे थे तो एक पुलिस वालों ने रोका, बोलते उतरो उतरो, एक उतरो 7-8 बंदे उतरे, टैक्सी वालों को खाना क्या कर रहे हो तुम, इतने बिठाया है तुमने। उसने कहा बस सर ये तालिब है, बस कहने वाला कैसे छोड़े, जुर्माना तो आएगा। उसने कहा यार कुछ नहीं है, गरीब आदमी हो, ये भी सारे बोलते हैं नहीं नहीं वो छोड़ेगा तो नहीं। फिर हमारे एक दोस्त के पास अतर की शीशी थी, बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा अतर था, तो वो हमने दे दी उसको, वो भी ले लिया, बोलते बस जाओ अभी जाओ। तो ये हालात गुजरे हैं, ठीक है। तो ये सब हालात गुजरने के बाद अब जो आप इस चीज पे आमादा हो गए कि हमने 1000 रुपया फीस देनी है, ये इतनी कुर्बानियों के बाद फिर आपको लोग सुनेंगे, फिर आप जब लिखोगे तो वो शाया होगा, फिर लोग आपको डिमांड करेंगे क्या लिखो लिखो हमारे लिए। अब तो मुझे लोग कहते हैं लिखो यार, आप लिखते क्यों नहीं, अब टाइम नहीं है, क्या करें। लिखो वेबसाइट में कुछ मैंने लिखा भी है, अगर आप देखना चाहें तो उसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से 10-12 किस्तों पे मेरी सीरीज चल रही है। खैर क्या बात कर रहे हैं, क्यों मैं कर रहा हूँ ये बात, ये नजर आ रहा है इसके पीछे, हाँ अर्निंग 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 फिलहाल आप ना सोचे, आप जस्ट कमाल अपने अंदर पैदा करें, आप पहाड़ पे बैठ जाए, अर्निंग खुद वहां लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। आपके अंदर कोई कमाल होना चाहिए, कमाल होगा तब लोग आएंगे आपके पास, नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा आपके पास। अब ये काम पॉलिटेक्निक को अस्टल से है ना,
वहां से आया एक बंदा, कोई चीज काम होगा, कोई मशवरा होगा, कोई चीज के लिए तो आया ना, ऐसे तो इतना दूर कौन आता है? ये सफदर रोड से लोग आए, क्यों आए? तो इनको कुछ मिल रहा है ना। तो जब मिलेगा फिर लोग आपको पैसे भी देंगे, आपसे टाइम भी लेंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, जब कुछ होगा आपके पास। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप बतरीका औला कर। मैंने जिनको सिखाया है उनके जंग में भी कालम छप चुके, जिनको मैंने मजमून निगारी सिखाई उनके जंग में भी कालम्स आ चुके, और मुझे खुशी है कि मेरा नहीं आया उनका, आगे संडे मैगजीन में आए, उनके मुख्तलिफ अखबारों में वो लिख रहे, और मुझे खुशी। ठीक है, तो ये वो आ जाएगा, अर्निंग का ज़माना आ जाएगा। तो एक ये सवाल अपने आप से सवाल, इससे आपको मौजू मिलेगा। दूसरा, कुछ मशहूर मौजूआत है जिस पे और कोई लिख सकते हैं, जैसे हो गया अखलाकियात, इबादत, अकायद, माशरत, सियासत, नफ्सियात, तारीख, ज़रा अबलाग, सियाहत, सकाफत, मुख्तलिफ ये मशहूर मौजूआत है जिस पे और कोई लिख सकता है। रूहानियत, खेल, तालीम, ये एवरग्रीन मौजूआत है जिस पे आप कभी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इंसान के 4 तबके हैं, मसलन बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, और बूढ़ों के लिए या आम कारीन के लिए। इस पे आप लिख सकते हैं, बच्चों पे आप लिख सकते हैं, ख़वातीन हुब्बे वतनी, वतन की मोहब्बत पे लिख सकते हैं, मज़हब हुब्बे इस्लाम पे लिख सकते हैं। ये बहुत सारे मौजूआत हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह आप किसी दूसरे ज़बान के भी इंटरनेट से मवाद लेकर उसको अपने ज़बान में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अपना इजाफा करके आप लिख सकते हो, हवाला दे दे के वहाँ से ज़्यादातर चीज़ें ली गई है, तो ये बहुत बड़ा आपके पास मवाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो मौजू इंतखाब करने के बारे में चंद तरीके बता दिए। और जब आप ये मवाद महफूज करने के ज़राए और मवाद लेने के ज़राए को आप सही यूज़ करोगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि यार मेरे पास मौजू नहीं है। आपको ये परेशानी होगी मौजूआत ज़्यादा है, किस पे लिखूं, इतने मौजूआत होंगे। तो आप मौजू के इंतखाब के सिलसिले में चंद एहतियातें करनी है। पहली एहतियात क्या करनी है कि आपने मौजू बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो, उसमें कोई मुबहम ऐसी पोशीदा चीज़ ना हो, बिल्कुल क्लियर मौजू आपका जिस पे हर कोई उसको समझ सके। दूसरा, वो इतना फैला हुआ ना हो कि उसको समेटने में पूरा आप 5-10 सफ़ात लिख ले, तो 5-10 सफ़ात के लिए अखबार में जगह नहीं है, रिसाले में जगह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1800, बहुत ज़्यादा 1500 अल्फाज की जगह आपको वो देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। आपने दरिया को खूजे में बंद करना है। और मौजू आपका ऐसा हो कि उसमें नयापन हो, अनोखापन हो, बिल्कुल नया मौजू जिसपे, या अगर पुराना मौजू भी है उसको आपने ऐसे अंदाज से लिखना है कि वो नया लगे। ठीक, और फिरकावारियत से परहेज करनी है आपने, अगर आप शाया करना चाहते हैं अपने कॉलम या मजमून अखबार में, और नयापन मौजू में नयापन। और चौथी चीज़ ये है कि हसास इदारे, ठीक है, उस पर भी नहीं लिखना है, वरना आप मिसिंग पर्सन में आ जाओगे और फिर आपको हम ढूंढते रहेंगे कि भाई चार्ट लेके हम भी बैठेंगे प्रेस क्लब के सामने, हमारा स्टूडेंट गायब है भाई, इसको रिहा करो। सही, तो ख्याल हसास इदारे वो इंटेलिजेंस फोर्सेस आर्म फोर्सेस के हवाले से और इंटेलिजेंस के हवाले से, तो इनके बारे में लिखते हुए वो एहतियात करनी है, क्योंकि खास करके जो खलाई मखलूक को इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनके बारे में, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इतना वो नहीं है ना, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप कुछ लिख लोगे और लिखो भी, पता नहीं सही मालूमात भी है आपको या नहीं है। ठीक है, मुफ्त में ही जान आपकी चली ना जाए या गायब ना हो जाए आप। तो आपका अगर बहुत बड़ा हल्का क़ारिईन है कि आपको पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा है, फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा है, कि आपकी गुमशुदगी पे एक हलचल मच जाए, तो फिर भी कोई बात है। आपको तो अपने घर वाले नहीं जानते यार, कज़न नहीं जानते आपको, यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यकीन करो मेरे कज़न भी नहीं जानते कि यार अच्छा यार ये भी कोई है। अभी उस दिन मैं यार रोटी लेने गया तो एक बंदा मुझे कह रहा आप कौन हो, बहुत पुराना पड़ोसी है। तो मैंने कहा यार मैं फलाना हाजी फजल रहमान का बेटा हूँ। अच्छा यार तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, आपके एक भाई को मैं जानता हूँ।
कौन से भाई को? बोलते यार वो जो मुफ्ती है। मैं कहा मुफ्ती अफजल? बोलता हाँ मुफ्ती अफजल को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। मैंने कहा अच्छा आप जानते हैं? बोलता हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है इंशाल्लाह। तो तन्नूर वाले भी हंस रहे, सब हंस रहे, बेचारा बूढ़ा आदमी है। तो मैं घर आया, मैंने कहा आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ ना। तो वो क्या मुफ्ती अफजल आप करवाइए, उसको मैं जानता हूँ, और उन्हें खुद उसके सामने खड़ा। अब नाम सुना था उसने, बोलते मैं उसको जानता हूँ, देखा नहीं था ना। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मुफ्ती अफजल का नाम उन्होंने सुना होगा, पता नहीं कौन सी मखलूक है, बाहर जगह मुफ्ती अफजल ऊपर हो रहे, अच्छा ये या वो यार। तकी उस्मानी साहब बिल्कुल सीधे साधे आदमी, बिल्कुल डोंट वॉट, बिल्कुल आप देखोगे आप नहीं समझोगे तकी उस्मानी नाम उनका देखे। तो हम भी जब दारुल गए तो 3 महीने तक उनको ढूंढते रहे, भाई कहाँ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। फिर किसी ने बोला यार तकी साहब। मैं अच्छा यार ये तकी साहब है, बिल्कुल सीधे साधे, कोई उसमें गुरूर नहीं, ना ज्यादा टशन पशन, ना इधर वो, बिल्कुल। तो इंसान जितना इंसान में इल्म आता है उतना गुरूर भी आता है, और सबसे कामयाब इंसान वो है जो उस गुरूर को कंट्रोल में रखे। अगर इल्म के साथ गुरूर आ गया तो वो पैसों के गुरूर से ज्यादा खतरनाक है, वो आपको ले डूबे। और बस अभी बहुत सारे वाकयात आ रहे हैं, इसको छोड़। ठीक है, तो ये तीसरा या चौथा मरहला हो गया। 5वां मरहला हमारा है आउटलाइन, बुनियादी खाका या खाका साजी। क्या? खाका साजी। अब लोग क्या करते हैं, पहले तो लिखते नहीं, जब लिखते हैं तो बस कलम उठा के लिखना शुरू कर देते, लिखता शुरू कर देते, फिर बीच में जाके फंस जाते यार कि अभी ये आगे क्या लिखूं, पीछे मैंने क्या लिखा है, फिर आगे आइडियाज भी नहीं आते, वर्ड्स भी नहीं आते, मवाद भी नहीं होता, कंटेंट खत्म। तो इस वजह से फिर हम कहे यार मुझसे लिखा ही नहीं हुआ, मैं राइटर नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बस छोड़ देते। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो राइटिंग वेरी इजी, बहुत ही आसान है राइटर बनना। तो आउटलाइन क्या है, आपने किसी भी मौजू पे आपने लिखना है कुछ, फर्ज कर लो आपने लिखना है क्रिकेट पे, आजकल चल रहा है वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट के सिलसिले में आपके पास जितना भी मवाद है जो आपके जहन में आ रहा है, आप उसको एक रफ पेज पे लिख डालें। सही, आप लिख डालें, मतलब उसकी तारीख, ये उन्वानात बता रहा हूँ, अच्छा उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स, उसकी रूल्स रेगुलेशन, उसके इंसानी ज़िंदगी पे असरात, फिलहाल ये मेरे जहन में अभी अभी आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। आप उसको लिख डालें इस तरह। फिर उसके बाद आप क्या करें, और अच्छा इसकी बहुत अहमियत है, आउटलाइन अगर आप नहीं बनाओगे, हम तो जोश में आकर लिखना शुरू कर देते, ट्रेन तेजगाम की तरह स्टार्ट हो जाती है, चलते 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 एक ऐसे सुनसान स्टेशन पे आके रुक जाती है जो हमारा स्टेशन भी नहीं होता, और आगे हम उसको चलाने के काबिल भी नहीं होते। अब हैरान कि कहाँ जाए यार, किधर जाए, स्टेशन पे गाड़ी रुक गई, कलम रुक गई, हम चाहते हैं कि यार कुछ उसमें अंदर पेट्रोल डाले ताकि आगे जाए। तो ये जो आउटलाइन है ये जीपीएस सिस्टम का काम करता है कि ये आपके स्टेशन, गाड़ी को ऐसे स्टेशन पे नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें होगी, आप अपनी मर्जी से उसमें क्या डालना चाहते हैं, कहाँ रुकना चाहते हैं, कहाँ इजाफा करना चाहते हैं, वो आपको एक स्मूथ तरतीब से लेकर चलेगा। और देखो जो राइटर होता है उसकी मजमून में जितनी दिलचस्पी होती है, उसका जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, उसकी दिलचस्पी भी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, रास्त मुतनासिब जिसको बोलते, इनवर्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सही है, याद आ गया, डायरेक्टली कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। अगर आपका मौजू आपके लिए दिलचस्पी का सबब नहीं, आप कहते हो यार कि बस जान छूट जाए, मेरा नाम आ जाए, बस लिखो, तो वो पढ़ने वाले में भी वो दिलचस्पी नहीं होगी। अगर आपके मौजू में आपकी दिलचस्पी है तो फिर वो पढ़ने वाले में भी उतनी दिलचस्पी आएगी। और दिलचस्पी को शुरू से लेकर मजमून के आखिर तक बरकरार रखना, कहानी के शुरू से कहानी के लास्ट तक बरकरार रखना, ये तब होगा जब आप आउटलाइन बनाएंगे। अगर आउटलाइन नहीं होगा तो आप शुरू में तो वो जज्बात में लिख लेंगे, लेकिन आखिर जाके परेशान हो जाएंगे, यार कौन सा स्टेशन आ गया, अभी मैं इसका क्या करूँ। तो आउटलाइन आपने बना, आउटलाइन समझ गए। चलो एक दो मजमून वो बताओ, मौजूद उसका आउटलाइन बनाते हैं, बताएं कोई भी। पाकिस्तान की माशी हालात और इसके माशी हालात, अभी आपके ज़हन में माशी हालात से क्या क्या आ रहा है बताएं। डिफॉल्ट यानी कि
पाकिस्तान की खास करके पाकिस्तान की माशी हालात बताएं। डिफॉल्ट हाँ, डिफॉल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, करप्शन नहीं ज़्यादा करप्शन और और इंसाफ नहीं है। वही करप्शन हो गया माशी हालात में, और सर इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई है। और इंसाफी करप्शन। महंगाई है, महंगाई क्यों है, ये एक पैराग्राफ आप बोल सकते हैं। इसका हल क्या है, ठीक है, और महंगाई लोगों को कैसे इफेक्ट कर रहा है। हाँ, असरात क्या है महंगाई के, खुदकुशियाँ कर रहे लोग, बहुत सारे नताइज हो गए इसके, हाँ? महंगाई के नताइज हो गए। नतायज हो गए बहुत सारे। अब ये देखो, ये आपके पास क्या हो गया, आउटलाइन। अब आपके पास 7 पैराग्राफ तो आ गए, बस मजमून पूरा। और क्या चाहिए, आप टेंशन क्या लेना है, 3-4 इस पे लिख लो, 3-4 इस पे लिख, 3-4 बस। आपके एग्जाम में भी पेपर क्लियर हो गया, नंबर भी ज्यादा आ गए। अब इम्तिहान में यही परेशानी हुई ना, क्या लिखो क्या लिखो यार, जो किताब में वो लिखना लाजमी नहीं है। आप अपने जहन में भी अल्लाह ने दिए, इस कार्टन को खोल के इसको इस्तेमाल करो। कार्टन पे एक दिमाग है हमारा, तो इसको आपने क्या करना है, खोल ले कोई भी। ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो कोर्स है ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा। आप अगर किसी भी जगह कुछ लिखेंगे तो उसमें बहुत फायदा होगा। आपके पास आउटलाइन आ जाएगा, आप रफ अमल के लिए जरूरत होती है उस पर आप लिख लें, उससे आप लिखना शुरू कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। काफी एक और भी बना सकते हैं, लेकिन मिसाल के लिए मैंने आपके लिए एक बनाई। तो आउटलाइन ये वाला आउटलाइन में मतलब ये कि हमें इस तरह पॉइंट्स बनाने के, लाइक इस स्पेसिफिक मौजू पर हमने ये चीजें हाँ। लिखी हैं। नहीं, लाजमी नहीं है कि वही पॉइंट्स हो, कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो, ठीक है, वो सारे लिख लें। मतलब वो पहले लिखने, फिर हाँ, बाद में उसको रफ। एक एक उठाकर हाँ। लिखना। अब जब आप लिखने बैठेंगे तो हो सकता है आप कहें यार कि इसमें ये महंगाई वाला चैप्टर जो है ये मैंने निकालना है, इसको आप निकाल दें, इसकी जगह मैंने कुछ और डालना है। तो जो आपके जहन में आ रहा है पहले वो सारा लिखते, चाहे 2 सफ़े में आ रहा है, 3 सफ़े में आ रहा है, वो लिख लीजिए। फिर उसमें से कुछ उठाए, कुछ छोड़े, जो फायदेमंद है, जो अहम है, आपको लगता है यार ये पढ़ने वाले को ज्यादा पिक करेगा, कैच करेगा, तो वो लिख डाल दे। जो आप कहते क्या फालतू है, ऐसी मेरे जहन में आ गए लेकिन इसका ज्यादा नजदीकी ताल्लुक नहीं, तो उसका वापस निकाल दे। पहले अक्सर बुक्स में भी और इम्तिहानात में भी आउटलाइन दी जाती थी। उसका तरीका ये था कि चंद अल्फाज लिख लिए, फिर खाली जगह छोड़ दी, फिर चंद अल्फाज लिख दिए। तो असल में उसको कहते थे या कहते हैं आउटलाइन, खाका साजी। खाका साजी, ठीक है, वो खाका साजी जैसे खाके की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए, दिखा होगा शुरू में इस तरह देते हैं। तो वो खाका मेरा मुराद नहीं है यहाँ, आपके अपने जहन में जो कुछ है उस मौजू से मुतालिक वो सारा डाल। यही होता है एग्जाम में क्यों हमारे नंबर कम आ जाते हैं, क्योंकि सवाल दाल होते हैं, जवाब छन्ने आप लिखते हैं उसके। तो जब सवाल के मुताबिक आप आउटलाइन बनाएंगे, फिर उसी के मुताबिक आपने आंसर लिखना है। मसलन सवाल है कि भाई नमाज की अहमियत लिखे, कि नमाज की अहमियत क्या है, तो नमाज की अहमियत के हवाले से आपके जहन में जितने हदीसें, जितने कुरानी आयत, जो जो वाक़यात आपके जहन में, वो सारे आपने लिखने हैं। ये आपका आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन नहीं बनाओगे तो नमाज की अहमियत की बजाय आप क्या लिखेंगे, नमाज के फ़राइज़, नमाज के मुस्तहबात, नमाज के फवाइद। तो ये आपका जवाब नहीं है, आपको इसको 0 नंबर मिलेंगे। आप क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या ये नमाज की अहमियत, तो अहमियत लिखनी है। एग्जाम में सबसे बड़ा मसला है कि हम सवाल समझ नहीं पाते। जब हम सवाल समझेंगे नहीं तो उसके जवाब हम कैसे देंगे, तो पहले आपने सवाल को समझना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारे मजमून कहानी के पहले के मराहल हैं। एक और मरहला भी है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। एक मरहला एक और है जिसे कहते हैं नुक्ता नजर। क्या बोलते हैं? नुक्ता नजर। नुक्ता नजर किसे कहते हैं? इसको छठा मरहला कहेंगे। हाँ, छठा मरहला का है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू। कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब जब आप मजमून, तहरीर, कहानी कुछ भी लिखेंगे तो उसमें आपका नुक्ता नज़र क्या होगा। नुक्ता नज़र की मिसाल ऐसी है
जैसे कि कोई बंदा अगर कोई ड्रामा देखना चाहे या कोई मूवी देखना चाहे तो उसके सामने लैपटॉप भी हो, मोबाइल भी हो, वीसीआर भी हो, ये सारी चीज़ें उसके पास ऑप्शन, वो उसमें से किसी एक से उसको देखता है। तो इसी तरह ये एक विंडो है जिसके ज़रिए से कारी आपको देख रहा होता है, एक खिड़की है जिससे पढ़ने वाला आपको देख रहा होता है। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। इसकी किस्में ये हैं कि एक ज़मीर मुतकल्लिम के ज़रिए आप अपने कारी से क्या होते हैं, मुखातिब होते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम किसे बोलते हैं? मैं या हम, फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें जब लिखा जाता है तो हम मैं या हम ये सीखे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा, हमने ये महसूस किया, मेरी राय ये है, मैं ये समझता हूँ। तो इस तरह आपकी तहरीर इस विंडो से वो कारी पड़ता है कि यार मैं आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। हमारा जो मसला होता है, जो नए लिखारी होते हैं जिनको नुक्ता नज़र की समझ नहीं होती, मेरे साथ खुद भी ये मसला था कि जब मैं लिखता था कभी मैं करता था, बीच में फिर लोगों की तरफ चला जाता था, फिर आपकी तरफ आ जाता था। तो ये गलत तरीका है। ये हो सकता है लेकिन ये बहुत, जब आपका वो चल जाए कलम फिर आप कर सकते हैं, उसकी बहुत टेक्निकली चीज़ें हैं। लेकिन आप शुरू में एक ही व्यू अपना रखिए। अगर मैं आपने किया तो मैं इसी अंदाज से अपना पूरा मजमून और कहानी लेकर चले। दूसरा है क्या, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? आप, ठीक है, जिसको ज़मीर हाजिर कहते हैं। ये आपने ये पढ़ा होगा, आपने ये देखा होगा, आप ये समझते हैं, आपके मजमून में आप ही ज्यादा आता। तो इस अंदाज से आप अपने मजमून को पूरा लेकर चलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। तीसरा है ज़मीर गायब, थर्ड पर्सन, ठीक है, इन्हों या लोगों, वो भी आप कह सकते हैं। लोगों के साथ ये मसला है, मतलब यही गाय वाला जो आपको मैंने आउटलाइन के लिए दिया था। अब इसमें आप देखो, मैं ये समझती हूँ, मैं ये समझता हूँ कि गाय की बहुत सारी किस्में हैं, और मैं समझती हूँ कि गाय में जो सबसे अहम है वो ऑस्ट्रेलियन गाय है। ठीक, आपने मैं के साथ आपको स्टार्ट ले, आपकी तरफ आए। आप लोगों को पता है कि गाय क्या है? आप लोगों ने कभी ऑस्ट्रेलियन गाय देखी है? आप जानते हैं कि गाय पालने के कितने मसले हैं। अब ये आप हो गया, ठीक है। अब लोगों पे अगर आप आएंगे कि लोग पता नहीं गाय कैसे पाल लेते हैं, लोगों के लिए ये आसान होगा। लोग पता नहीं इस गाय के पेशाब को कैसे पीते हैं। अब आपने क्या, थर्ड पर्सन। ये तीनों नुक्ता नज़र हो गए। तो आपने अपने मजमून या कहानी में इसका भी ख्याल रखना है कि आप किस विंडो से, किस तरह से आप लोगों के साथ मुखातब होंगे। कहानी मजमून गुफ्तगू ही होती है जो आप अपने कारी के साथ करते हैं। किस अंदाज से करेंगे वो आपने नुक्ता नज़र को सेलेक्ट करना है। ये छठा मरहला है, सातवां है। इसके बाद आता है मुतासिर कुन आगाज, जिसको बोलते हैं इब्तिदाया, कि मजमून को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने स्टार्ट करना है। पिछले वाले से अगर एक करो, मतलब अगर हमने मजमून लिखना शुरू किया, ज़रूरी है कि हमने उसमें लाइक मैं से बात करनी है या आपसे, या हम सब एक साथ भी, मतलब इस अंदाज से चलाए कि सारे एक साथ हम यूज़ हो सकते हैं। मौजू पे डिपेंड करता है। चौथी किस्म यही है, उसको मैंने ज़मीर गायब, इसको क्या कहते हैं, लिखा भी है, ठीक है। ज़मीर गायब हमादाम कहते हैं कि इसमें फिर आप ये चारों तीनों को आप ला सकते हैं। कैसे लिखा आपने? हमादाम ये मैंने कहा ये अच्छा। हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब आपकी तहरीर बहुत तवील हो, खास करके नावल्स वगैरह में या अफसाने में, तो वहाँ आप ये सारे ला सकते हैं।
लेकिन आपकी छोटी तहरीर है तो कोशिश करें आप उसको एक सीक्वेंस से लेकर चले, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेकर स्टार्ट करेंगे तो वही पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट तक लेकर चले। अच्छा, अभी मुतासिर कुन आगाज, आप अपने मजमून कालम को कैसे स्टार्ट करते हैं? कोई तरीका है आपके जहन में? उसकी बुनियाद से, उसकी तारीफ से। कोटेशन एक देनी है। किसी भी तरीके में दिलचस्प अंदाज में होना चाहिए ना, जैसे क्या क्या तरीके किस- हो सकते हैं? टॉपिक किसी का शेर से क्या अच्छा किसी है? शेर से शुरू कर सकते हैं। ज़मीन या कोई शेर या कोई मसलन अभी एक ही करके आप लोग तो बहुत ही मसलन पिछले कुछ दहाइयों से ये वाक़या इस तरह से इस अंदाज में। अच्छा। रेफरेंस। आप किसी ने कहा शेर से, ठीक है, शेरी, और बताएं हदीस से, हदीस से, और हदीस और आयत। एक ऐसा आयात से- सेंटेंस हो जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लगे, लतीफे से, लतीफ़े से, और कोई स्ट्रॉन्ग सेंटेंस अकवाल ज़री से, ठीक। अकवाल से या मकूला जिसको बोलते हैं, और हदीस हो गया। मतलब सिंपल सेंटेंस हो लेकिन वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो, लाइक बैकग्राउंड से जो हाँ मतलब उसमें पूरा बैकग्राउंड। मुहावरे से, मुफाजाती, मुफाजाती कहते हैं डायरेक्ट अपने मौजू मौजू से स्टार्ट करना, सही। एक है मुकालमाती, इब्तिदा, मुकालमे से उसकी क्या करना, इब्तिदा करना, स्टार्ट करना। ये सारे आपने जो बताया वो भी ठीक है। मज़ामती और शेर से भी आप इब्तिदा कर सकते हैं, सही है। मुज़ामती और मुजामती नहीं, मुफाजाती, मुफाजात कहते हैं अचानक, नहीं, एक और। मुफाजाती, अच्छा, मुफाजत। मुफाजाती, मुकालमाती, ठीक है। हिकायती, जैसे वसीम ने कहा पिछले चंद रियायों से, अभी आपको हिकायत, ठीक है, बयान कर रहे हैं। अच्छा, एक होता है ड्रामाई अंदाज, ड्रामाई अंदाज आप उसको तजस्सुस वाला अंदाज भी कह सकते हैं, कि कोई छोटा सा वाकया, कोई इस तरह आप उसको अपने कॉलम के साथ लिंक करें, जो जावेद चौधरी अक्सर ये करता है। कोई कहाँ से कहानी शुरू कर देते हैं, जापान के शहर चिंचू में मैं गया, वहाँ मैंने ये देखा, आप हैरान है भाई जापान किधर से आ गए, करते करते फिर वो अपना कॉलम उसके साथ लिंक कर देते हैं। इस्तिफहामी, आ जाए बैठ जाए, इस्तिफहामी समझते हैं, जी, सवालिया। सवालिया, सवाल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाए, नानी के इधर भी सही। तो ये सारे तरीके हैं किसके, इब्तिदा करने की। अब आपको इब्तिदा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी, मसलन मैं आपको बताऊं, ये लतीफ़ा, ठीक है, लतीफ़ा आसान तर्जुमा कुरान किताब देखी आपने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कुरान का तर्जुमा है। अब इतना अहम यानी मौजू है, इस पे मुफ्ती अबू लुबाबा साहब ने कालम लिखा, लेकिन उसकी इब्तिदा की लतीफ़े से। अब लतीफ़े से कैसे इब्तिदा की, वो कहा कि एक खान साहब थे। अच्छा, ये मैं आपको दे दूंगा, लिखाई रिटर्न में आ जाएगा, फिलहाल आप ये सुनिए, टेंशन नहीं लीजिए, ये सारे मैटर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। उस पर काम चल रहा है, इस वजह से मैं दे नहीं रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं दे दूंगा तो फिर आप लोग आओगे भी नहीं क्लास में। अब यार सब कुछ तो हमारे पास है, क्या वही बातें बताएंगे और क्या बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया। जी जी। तो मुफ्ती अबू लुबाबा साहब ने लिखा है कि एक खान साहब थे, उसने एक हिंदू को मारना शुरू किया, कहा कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, उसके ऊपर बैठा हुआ उसको मार, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। तो वो हिंदू लहूलुहान हो गया। फिर उसने कहा कि चलो खान साहब बताओ कलमा, मैं पढ़ता हूँ, बताओ क्या पढ़ो। खान साहब ने कहा मुझे खुद नहीं आता। अब ये इन्होंने ये लतीफ़ा लिखा है, फिर नीचे लिखा है कि हम लोगों से कहते थे, आवाम से, कि कुरान का तर्जुमा पढ़ो तर्जुमा पढ़ो तर्जुमा पढ़ो तर्जुमा पढ़ो। जब वो हमसे पूछते थे कि कौन सा तर्जुमा पढ़े, हम खुद परेशान हो जाते थे कि इसको अभी कौन सा तर्जुमा पता है, कि ये वाला पढ़ो,
क्योंकि वो तो इतनी इल्मी उर्दू है, इनके सरों से ऊपर से गुजर जाएगी। हाँ, अभी तक उस्मानी साहब ने ये एहसान कर दिया उम्मत पे कि आसान अल्फाज में वो तर्जुमा लिख दिया। अब बिला दड़ झिझक हम कह सकते हैं आसान तर्जुमा कुरान पढ़ो। तो देखो इतना अहम मौजू स्टार्ट कहाँ से लिया, लतीफ़े से, और कैसे लिंक किया। इस तरह आपने भी अपना वो जो भी कॉलम है, मौजू है, मजमून है, आप अपने उससे मुताबिक कोई कोटेशन आपने उठा दिया, मकूला शेक्सपियर ने ये कहा वो लिख लिया, और आपने उस पर आपने उसके साथ लिंक कर दिया। या आपने कोई सवाल उठाया, कहाँ गया परवेज़ मुशर्रफ, हाँ कहाँ गया फलाना, कहाँ गया नवाज शरीफ, कहाँ गया फलाना, सवाल उठा के। या क्या आप जानते हैं, ये भी एक अंदाज है। और या आप क्या करें, हदीस से इब्तिदा कर लें कि लेने वाला देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स आया, उसने कहा कि रसूल मैं गरीब हूँ, तो हुजूर ने उसको कहा कि जाके एक कुल्हाड़ी लेके जंगल से लकड़ियाँ काट के आप क्या करें, उसको बेच लें, अपना गुसर बसर कर लें। तो देखो हुजूर ने उनको भीख नहीं दी। फिर आप देखेंगे हमारे पाकिस्तान में कितने भिखारी है, पता नहीं कितने करोड़ भिखारी, उस दिन में एक रिपोर्ट बोल रहा था कितने करोड़ पाकिस्तान में भिखारी है जो पैसे लेके अपना गुसर बसर कर रहे। और वो मैं शेयर भी करूँगा, मेरे साथ है इतने ज़्यादा, तो पूरा आप कॉलम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये तरीके शेयर आप कोई ये जो जैसे है ना, क्या है, कबूतर बाज 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 बाज, कि भाई कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है और बाज बाज के साथ उड़ता है। तो छिल्लू छिल्लू के साथ उड़ता बैठता है और अहमद अहमद के साथ उठता बैठते हैं। जो अच्छे लोग या अच्छों के साथ होते हैं, बुरे लोग बुरों के साथ होते हैं। तय्यबीन लित्तय्यिबात वल खबीसीन लिल खबीसात, ये भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो गर्ज इब्तिदा करना आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए।